एवरीवन गाइस, दिस इज मी राहुल अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल इकरा आईएएस में। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नैनो बॉडीज। नैनो बॉडीज से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, दीज आर एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया और ईस्ट विच इज लेस एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम नैनो बॉडीज की बात करें तो बैक्टीरिया द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड रही बात इनके यूसेज की कि इनका यूज कहां होता है, सो दे आर यूज्ड इन क्लिनिकल थेरेप्टिक्स, इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स एंड मोर फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस। बिल्कुल, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, मैं आप सभी को सलाह दूंगा रीड अबाउट नैनो बॉडीज इन डिटेल। ठीक है, नैनो बॉडीज जो है बेसिकली एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स होते हैं एंड दीज आर एंटीबॉडीज विद अ सिंगल वेरिएबल डोमेन लोकेटेड ऑन अ हेवी चेन। इन्हें VHH एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन अ ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन, बिटकॉइंस और ये सारी चीजें काफी ज्यादा न्यूज में है। दो स्टेटमेंट्स हैं। द ट्रांजैक्शंस आर डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द ब्लॉकचेन, and if a transaction record includes an error, a new transaction must be added to reverse the error and both transactions are then visible। so दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक चेन जो होता है ये एक सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। ठीक है, आप सिस्टम को चीट नहीं कर सकते, आप सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल लेजर है ट्रांजैक्शंस का दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, रही बात एरर वाली चीज की कि अगर किसी भी तरीके का एरर हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है, सो एक नया ट्रांजैक्शन ऐड होता है ताकि उस एरर को रिवर्स किया जा सके और दोनों ट्रांजैक्शंस जो है वो विजिबल होते हैं। ठीक है, द ब्लॉकचेन्स आर प्रोग्रामेबल, सो रीड अबाउट इट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड इंपोजिशन ऑफ ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स। तो आई डोंट नो आप सभी ने ये सुना है या नहीं सुना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी है कि 8 साल से पुरानी गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स लगाने का क्या इंपैक्ट होगा। पहला, इंक्रीज्ड फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, देखो ये होगा ना कि जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी पुरानी है और आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा तो आप उसको यूज नहीं करोगे, आप उसको यूज करने से बचोगे, हो सकता है आप नई गाड़ी ले लो। ओके, सो कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, लोग पुरानी गाड़ियां चलाना बंद करेंगे। ट्रक रेंटल्स के कॉस्ट इंक्रीज होंगे। कैसे? क्योंकि जो ट्रक वाले हैं बेसिकली ट्रक रेंटल्स के केस में अपने सारे कॉस्ट वो कंज्यूमर को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ट्रक रेंटल्स का जो कॉस्ट है वो क्लियर कट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओनर्स जो है वो अपना एडिशनल जो सेस है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आकाश एनजी मिसाइल। First, it is a new generation surface to air missile meant for use by the Indian Air Force। Absolutely बिल्कुल करेक्ट है गाइस। आकाश एनजी काफी ज्यादा ये न्यूज में भी था और अभी रिपब्लिक डे में जो बेसिकली झांकियां निकलती हैं तो वहां पे आकाश एनजी मिसाइल के बारे में भी चर्चा काफी ज्यादा हुई। उसका भी एक टेबलॉट जो है वो आपने देखा होगा। और सेकंड स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि द न्यू जनरेशन मिसाइल वाज पावर्ड बाय रैमजेट इंजन विद रेंज अप टू 30 किलोमीटर। सो करंट जो आकाश मिसाइल है उसकी रेंज है 25 किलोमीटर, लेकिन जो अपग्रेडेड जो वेरिएंट होगा, न्यू जनरेशन होगा, उसका जो रेंज होगा वो 50 से 70 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हो गया फॉल्स। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन गाइस, दैट इज ए। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सक्सेसफुल मेडन लॉन्च किया था 2021 25 जनवरी को, और फिर उसके बाद 26 जनवरी के दिन इसको दर्शाया गया रिपब्लिक डे के दिन। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट, it is an important source of non-debt finance for the economic development। absolutely, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नॉन डेट फाइनेंस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एफडीआई। सेकंड, it adds volatility in market and does not imply the establishment of a lasting interest in a business। ये स्टेटमेंट
आप खुद याद करो, ये एफडीआई से रिलेटेड नहीं है, ये है एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक एफडीआई होता है और एक एफपीआई होता है। एफपीआई जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी ऐड करता है, और एफपीआई के केस में आप ये बोल सकते हो कि भाई एफपीआई जो है वो एक लास्टिंग इंटरेस्ट शो नहीं करता किसी भी बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, एफडीआई के केस में ऐसा नहीं है। Fine. So FDI is the primary source of external capital as well as increased revenues for a country. It often results in the opening of factories in the country of investment in which some local equipment, be it materials or labor force, is utilized. ठीक है, so there is a difference between both FDI and FPI, wherein the investor purchases equity of foreign companies. FPI मतलब सिर्फ equity infusion. ठीक है, FDI can be greenfield or brownfield. ठीक है, ब्राउनफील्ड एफडीआई मींस एन ऑर्गेनिज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड्स बाय वे ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। फाइन, सो ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020 टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $58.37 बिलियन हैज बीन रिसीव्ड। आप देख सकते हो, इट इज द हाईएस्ट एवर फॉर द फर्स्ट 8 months। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज IEA। ठीक है, सो यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं। इट्स मैंडेट इज टू हेल्प इट्स मेंबर्स रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस। अ कैंडिडेट कंट्री टू द IEA मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। तो दोस्तों यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो OECD के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के विद इन ऑपरेट करता है। ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट कंट्री होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, वो OECD का मेंबर कंट्री होना चाहिए, वो मैंडेट है। ठीक है, सो IEA इज मेड अप ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज एंड कहीं ना कहीं 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, 1973-74 के ऑयल क्राइसिस के समय, ताकि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकें अगर कभी भी इस तरीके का ऑयल क्राइसिस इन फ्यूचर में होता है तो। इज दैट क्लियर? सो द मैंडेट हैज एक्सपांडेड ओवर टाइम. It includes tracking and analyzing global key energy trends. It also promotes sound energy policy and etc. So correct answer will be C. ठीक है, साथ ही साथ आपको याद होगा कि रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, जिसमें कोविड-19 का जो इंपैक्ट है ग्लोबल एनर्जी डिमांड पे, उसकी चर्चा थी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। 27 जून 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट है और इकरा आईएएस लेके आया है आप सभी के लिए यूपीएससी टेस्ट सीरीज। 3 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टेस्ट सीरीज। 32 टेस्ट होंगे टोटल गाइज, 24 मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे और 6 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अवध ओझा सर, रिनोन्ड फैकल्टी ऑफ वाजीराम एंड रवि अवध ओझा सर की गाइडेंस में ये सारे टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम। तो हिस्सा बनिए इस यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का। 3 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। विजिट कीजिए वेबसाइट www.ikraias.com फॉर मोर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइड स्कैन सोनार। ठीक है, सो साइड स्कैन सोनार से रिलेटेड यहां पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। लेट्स सी देम। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू कंडक्ट सर्वेस फॉर मैरीटाइम आर्कियोलॉजी एंड सेकंड, द हायर फ्रीक्वेंसीज यील्ड बेटर रेंज बट लेस रेजोल्यूशन इन साइड स्कैन सोनार। तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां पे वो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है बिकॉज ये उल्टा है एक तरीके से। जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, रेंज कम होगी। ठीक है, इसका यूज किया जाता है मैरीटाइम आर्कियोलॉजी के लिए, सर्वे कंडक्ट करने के लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। फाइन, तो पढ़ना थोड़ा सा इसके बारे में भी कि क्यों ये न्यूज में था, कुछ तो रीजन होगा कि ये न्यूज में था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए. So a side scan sonar uses high frequency sound pulses that are bounced off the sea floor to create an image of the sea floor morphology shape, and it also shows difference in seabed texture and substrate types. Fine, so typical frequencies जो use की जाती है उसका रेंज है 100 से 500 kHz, जबकि हायर फ्रीक्वेंसीज जो है वो हायर रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेस रेंज के साथ।
सो राम सेतु के केस में ये न्यूज में था, एडम्स ब्रिज जिसे कहा जा रहा है। सो राम सेतु जो कि 48 किलोमीटर लॉन्ग चेन है इंडिया और श्रीलंका के बीच का, और आपको पता ही है रामायण में इसी ब्रिज का यूज करके बेसिकली राम ने सीता को रेस्क्यू करने के लिए वो लंका पहुंचे थे। तो आप सभी जानते ही हैं ये स्टोरी। करेक्ट आंसर इज ए। Question number 8. Consider the following statements regarding the India Justice Report 2020. First, it has been published by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Second, women comprise less than 1/3 of the total judges in India. And third, Maharashtra is the top ranked state on delivery of justice to people among large and mid-sized states of India. तो देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये न्यूज में था, बिल्कुल था, लेकिन आपको ये बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये पब्लिश नहीं किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, कॉमन कॉज, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। ठीक है, इस वीडियो को बैक करके फिर से सुनना और नोट कर लेना कि किसने किसने इसे पब्लिश किया है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, और इस रिपोर्ट के आधार पे अगर हम देखें तो वुमेन जो है, अगर हम टोटल जजेस में महिलाओं की बात करते हैं तो दे आर लेस देन 1/3, लगभग 29%। ठीक है, और स्टेट वाइज अगर हम देखें मिड साइज्ड राज्यों में महाराष्ट्र जो है उसने टॉप किया है। ठीक है, सो ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ने टॉप की है और स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3, दैट इज बी। द रिपोर्ट हाईलाइट्स स्टार्क कंक्लूजन्स। अगर हम ऑल इंडिया पिक्चर की बात करें, ठीक है, सो 2/3 जो कंट्रीज प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, दे आर येट टू बी कन्विक्टेड। अभी तक वो कन्विक्ट ही नहीं हुए, लेकिन वो जेल में है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं इससे, और आप यहां पे देख सकते हो महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ठीक है, देन उसके बाद तेलंगाना। Question number 9. The National Statistical Office prepares national accounts as well as publishes annual estimates of national product of India. Absolutely, बिल्कुल correct है। The share of GVA, that is gross value added, of the tertiary sector has been consistently above 50% of overall GVA for last 5 years. So दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर आप शेयर इन GVA देखते हो करंट प्राइसेस में टर्शरी सेक्टर में, तो पिछले लगभग 6-7 सालों से, ठीक है, जो शेयर है वो 50% से ऊपर है, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, एंड रही बात एनएसओ की, तो एनएसओ प्रिपेयर करता है नेशनल अकाउंट एज वेल एज इट आल्सो पब्लिशेस एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10 विद रेस्पेक्ट टू इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। The year 2021 was designated as the Indo-French Year of the Environment. Absolutely correct है। ठीक है, 2021 को डेजिग्नेट किया गया है। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये जो होगा बेसिकली इट विल बी बेस्ड ऑन 5 मेन थीम्स: environment protection, climate change, biodiversity conservation, sustainable urban development, renewable energy और energy efficiency। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, the main objective is to strengthen the position of international solar alliance and further improve the clean energy relationship between the two countries। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना ऐसा कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली गलत है। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस इन फेवर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड गिव देम ग्रेटर विजिबिलिटी। तो ये 5 थीम्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए। ठीक है, इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा, फ्रांस की तरफ से मिनिस्ट्री फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, सो दोनों ने मिलकर जॉइंटली ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 विद रेस्पेक्ट टू लेदरबैक टर्टल, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, दे आर नेम्ड फॉर देयर शेल विच इज लेदर लाइक रेदर देन हार्ड लाइक अदर टर्टल्स, एंड सेकेंड, दे आर द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट माइग्रेटरी, क्रॉसिंग बोथ द एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था अबाउट वर्ल्ड टर्टल्स डे। 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि टर्टल्स और टॉर्टोइसेस की कंजर्वेशन पे लोगों का जो है अटेंशन वो जनरेट किया जा सके। और वर्ल्ड टर्टल डे 2020 की जो थीम थी वो थी अडॉप्ट, डोंट शॉप। ठीक है, सो
कई सारे प्रकार के टर्टल्स होते हैं, ग्रीन टर्टल है, लेदरबैक टर्टल्स हैं, देन उसके बाद हॉक्सबिल टर्टल है, लॉगरहेड टर्टल्स हैं, ठीक है। इन सब के अपने अपने IUCN स्टेटसेस हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। सो दे आर नेम्ड फॉर देयर शेल, जो कि लेदर लाइक होता है, हार्ड नहीं होता है। बाकी टर्टल्स की शेल अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, एंड कुछ टर्टल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो 10,000 माइल्स स्विम करके बेसिकली माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ग्लोबल अगर हम देखें लेदरबैक स्टेटस का IUCN स्टेटस, तो वो है वल्नरेबल, बट बहुत लोग इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? फर्स्ट, it analyzes quantified impacts of extreme weather events both in terms of the fatalities and economic losses। बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका मेन एम है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का, कि भाई जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनका इंपैक्ट क्या हुआ है, क्वांटिफाइड इंपैक्ट क्या हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, ये सारी चीजें। इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाला है एनजीओ है विच इज बेस्ड इन जर्मनी, जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच इसे रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। फर्स्ट, the editors or publishers of a registered newspaper are prohibited to accept any foreign contribution। तो देखो FCRA में बेसिकली अभी ये किया गया है कि कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को प्रोहिबिट किया गया है कि भाई आप किसी भी तरीके की फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन आएंगे, इलेक्शन कैंडिडेट्स, न्यूज़पेपर का पब्लिशर या एडिटर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर यानी कि MLA, पॉलिटिकल पार्टीज अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द एग्जिम बैंक, गलत, एग्जिम बैंक नहीं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो FCRA में अमेंडमेंट हुआ है और इसमें यह बोला गया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा इट मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द बैंक एज FCRA अकाउंट इन द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरकार पूरी तरीके से सख्त है कि भाई विदेश का पैसा जो है कहीं गलत हाथों में तो भारत में नहीं जा रहा, तो सरकार इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करना चाहती है। करेक्ट आंसर इज that. Question number 14, consider the following statements regarding the STARS project, strengthening teaching, learning and results for states, STARS project. पहला, the program envisions improving the overall monitoring and measurement activities in the Indian education system through interventions in each state and UT। दोस्तों each state गलत होगा, तो पहला statement false है। The STARS project is receiving financial assistance from the World Bank। Second statement is absolutely correct. Correct answer is B, ठीक है। ईच स्टेट गलत होगा क्योंकि सेलेक्टेड स्टेट्स में ये ऑपरेशन चालू किया गया है। मैं आपको बता देता हूं 6 राज्य हैं, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, ठीक है। और ये जो आइडेंटिफाइड स्टेट्स हैं दे विल बी सपोर्टेड फॉर वेरियस इंटरवेंशंस फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो होगा 5,718 करोड़, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो होगा $500 मिलियन यानी कि लगभग 3700 करोड़, और बाकी जो पैसा आएगा वो राज्यों से आएगा 5 साल के लिए, ठीक है। सो इट विल बी इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 15, विद रेस्पेक्ट टू स्पाइसेस प्रोडक्शन इन इंडिया, आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं फिर से। फर्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ चिली एंड टर्मरिक। Spices Board India, under the aegis of Ministry of Commerce and Industry, is the flagship organization for the development and worldwide promotion of Indian spices। So दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हल्दी मिर्च का, यानी कि चिली एंड टर्मरिक का, ठीक है। सो ड्यूरिंग 2019-20 इंडिया ने लगभग 4,84,000 टन चिली और चिली प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी वैल्यू थी 6,211.70 करोड़, ठीक है। सो भारत की टोटल स्पाइस एक्सपोर्ट का 29%, और उसी तरीके से टर्मरिक की अगर हम बात करें तो 1216.4 करोड़। फाइन। सो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फॉरेन रिवेन्यूज हमें जो है, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं हमारे बढ़ते हैं
इन एक्सपोर्ट से। रही बात स्पाइसेस बोर्ड की, सो इट इज द फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड इट इज वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। Consider the following statements regarding the Future Investment Initiative, FII. First, it has been launched by the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. गलत है ये. It is held annually in Riyadh, Saudi Arabia. Second statement correct है. करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ओनली 2. ठीक है, सो ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कौन होस्ट करता है? इट इज होस्टेड बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, इसका यूएनसीटीएडी से कोई लेना देना नहीं है गाइस। इट इज एन एनुअल इन्वेस्टमेंट फोरम विच इज हेल्ड इन रियाद, सऊदी टू डिस्कस ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. फर्स्ट, द सेड एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 years of age. बिल्कुल करेक्ट है। और सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कोर्ट्स दैट कंडक्ट द ट्रायल इन कैमरा एंड विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज बोथ 1 and 2. ठीक है, तो इसमें बेसिकली चाइल्ड का डेफिनेशन जो है कोई भी व्यक्ति 18 से कम आयु का, एंड इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज जिसमें कि पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट आता है, पोर्नोग्राफी आता है, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट्स की बात भी की गई है जो कि इन कैमरा ट्रायल कंडक्ट करेंगे विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ साइलेंट म्यूटेशन? साइलेंट म्यूटेशन, change in the amino acid without change in the nucleotide basis, change in the sequence of nucleotide basis without a subsequent change in the protein, change in sequence nucleotide basis and subsequent amino acid, none of the above. So guys, correct answer जो है इसका वो होगा B. B is the correct answer. So DNA आपको पता ही है न्यूक्लियोटाइड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बना होता है, एंड ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वेनिन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और इनका जो ऑर्डर है वो डीएनए का इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता है जिसे हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, सो म्यूटेशन मतलब ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। साइलेंट म्यूटेशन मतलब बिना किसी ओवरऑल प्रोटीन के फंक्शन में चेंज के अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो उसे हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी? भारत की आर्कटिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। सो करेक्ट आंसर होगा गाइज इसका डी, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। ओके, NCPOR। ठीक है, सो NCPOR को स्टैब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। 25 मई 1998, 25 मई 1998, ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, सो ये इंडिया की प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज रिसर्च एक्टिविटीज इन द पोलर एंड सदर्न ओशन रिल्म्स। फाइन, सो गाइस करेक्ट आंसर इज डी। सो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे। मिलता हूं आप सभी से जल्दी कुछ और MCQs के साथ।